ठीक है, टीपीए का वेयर एक्ट। ठीक है, टीपीए का वेयर एक्ट करने के बाद सेक्शन 53A तक हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। टीपीए एक मेजर सब्जेक्ट में आता है, क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके, इसका वेयर एक्ट ले लेना अगर पढ़ना है तो। सेक्शन 4 किस बात का वर्णन करता है? संविदा से संबंधित अधिनियम। तो संविदा से संबंधित अधिनियम अर्थात भारतीय संविदा अधिनियम का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाएगा। वे अधिनियम, इस अधिनियम के वे अध्याय और धाराएं जो संविदाओं से संबंधित है भारतीय संविदा अधिनियम का भाग मानी जाएंगी। ठीक है, और धारा 54 का पैरा 2, 3 और धारा 59, 107, 123 ये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का भाग समझी जाएंगे। ठीक है, ओके, इसका मतलब टीपीए अपने आप में एक पूर्ण विधि नहीं है। पूर्ण विधि क्यों नहीं है? क्योंकि किसी विधि से संबंधित है। ओके, चैप्टर 2 पक्षकारों के द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में बात करता है। जंगम या स्थावर संपत्ति दोनों के बारे में बात कर रहा है, मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों के बारे में। ठीक है, चलो, तो संपत्ति के अंतरण की परिभाषा किस सेक्शन में दी है? सेक्शन 5 में, ये याद रखना। उसके बाद क्या कहता है सेक्शन 5? आगामी धाराओं में, मतलब इस चैप्टर में सेक्शन 5 के बाद, संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, तो संपत्ति का अंतरण कैसे होगा? कार्य से होगा। ये कल वाली क्लास में भी हमने देखा था। जिसके द्वारा कोई एक जीवित व्यक्ति, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है, मृत व्यक्ति नहीं कर सकता। अब देखो, तुमने मृत व्यक्ति का सुना होगा कि वसीयत होता है, सॉरी, वसीयत होता है, बट हमने कल वाली क्लास में परिभाषा ऊपर देखी थी, जहां लिखा था लिखत से अवसीयतीय लिखत अभिप्रेत है। अर्थात अगर हमें किसी की वसीयत के बारे में जानना है तो हम वसीयत एक्ट में जाएंगे। यहाँ पे इस एक्ट में मृत व्यक्तियों से संबंधित किसी भी ट्रांसफर की चर्चा नहीं होगी। ओके ओके, ओके, ना जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को, देखो जिसके द्वारा, देखो संपत्ति क्या हो रही है? अंतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है? किसी कार्य के द्वारा, जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, तो ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति क्या है? जीवित है। और किसे ट्रांसफर कर रहा है? किसी अन्य एक व्यक्ति को या कई व्यक्तियों को, एक से अधिक। ठीक है, या स्वयं को भी ट्रांसफर कर सकता है, या स्वयं को और एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, और चाहे प्रेजेंट में या भविष्य में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ऐसा ट्रांसफर संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। सॉरी, इस धारा में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या न हो, आता है, किंतु तस्मिन अंतर्विष्ट कोई भी विवाद कंपनियों, संगमों या व्यक्तियों के निकायों को या के द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण के संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये क्या भी हम बताते हैं। ठीक है, चलो अपने बोर्ड पे चलते हैं। एंड हियर कम्स अवर बोर्ड, सो लेट मी चेंज द कलर। ओके, चलो, सो सबसे पहले चैप्टर 2 बात करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की। ये हमको याद रखना है। ठीक है, ओके, ट्रांसफर की। ठीक है, किस दोनों की बात कर रहा है, चाहे चल संपत्ति है, जंगम हो, और चाहे अचल संपत्ति है, स्थावर हो, मूवेबल जो मूव कर सकती है, इमूवेबल जो चल नहीं सकती है। ठीक है, जो स्थायी संपत्ति है। ओके, इसकी चर्चा, मतलब इन दोनों के बारे में चर्चा हुई है। तो सबसे पहले देखो, संपत्ति का ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इसकी परिभाषा सेक्शन 5 देता है। ठीक है, सेक्शन 5 कहता है, अगर संपत्ति का अंतरण हो रहा है,
संपत्ति का अंतरण हो रहा है, तो तुमसे कहीं एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में मतलब प्री एग्जाम में पूछता है कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा कहाँ दी गई है। इसमें सीधे परिभाषा ही दी है, ठीक है, किसको कहा जाएगा कि ये कार्य संपत्ति का अंतरण हुआ है, तो सेक्शन 5 में, ठीक है, ये याद रखना पहली बात। कैसे होगा, इसमें एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति कौन, जो कि जीवित है, ठीक है, कैसे कर रहा है, कार्य के द्वारा, कोई कार्य के द्वारा, अर्थात अपने मन में रख के नहीं कर रहा, जो जिस भी तरीके से ट्रांसफर कर रहा है वो ऐसे कार्य से कर रहा है कि लोगों को दिख रहा है उसका कार्य ट्रांसफर, ठीक है, ओके। और उस कार्य के द्वारा वो क्या कर रहा है, अपने संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य एक व्यक्ति को दे रहा है, ठीक है, ये एक अन्य व्यक्ति भी जीवित होना चाहिए, ठीक है, या एक से अधिक व्यक्ति को दे सकता है, जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति को दे, ठीक है, एक से अधिक व्यक्तियों को भी दे सकता है, और ये सभी भी जीवित होने चाहिए, ओके। या ऐसा भी कर सकता है कि स्वयं को दे दे, कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी स्वयं को दे दे, ठीक है, सिर्फ स्वयं को ही दे दे, या स्वयं को भी दे दे प्लस किसी अन्य व्यक्ति को या कई व्यक्तियों को, ठीक है, अन्य व्यक्ति को जो कि एक भी हो सकते हैं और कई, और जीवित होने चाहिए, उनको दे दे, ठीक है, ओके। नाउ अब इतना तो समझ में आया, देखो तुमको एक चीज बता देते हैं, स्वयं को व्यक्ति कैसे रहता है। अब देखो, मान लो कोई किसी व्यक्ति के पास कोई मकान था, ठीक है, ओके, अब उसने उस मकान को किसी को बेचा और उसको पैसा मिला, ठीक है, और वो पैसा खुद ले रहा है, मतलब स्वयं ले रहा है, तो अपनी प्रॉपर्टी खुद को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी स्वयं को ट्रांसफर की जा सकती है, रूप बदल रहा है, उसी रूप में भी ट्रांसफर कर सकता है, एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ठीक। ना दूसरा चरण क्या कहता है, इस व्यक्ति में कौन कौन आएगा, एक समान नेचुरल इंसान तो आएगा ही, जैसे हम और आप हो गए, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन आ सकता है, तो हमको पता है, ये लिखा नहीं है लेकिन ये हमको पता है, इसके अलावा जो आ सकते हैं वो है विधिक व्यक्ति, कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा बच्चे खेल रहे हैं तो हो सकता है साउंड आ रहा हो, ठीक है, पड़ोसी के बच्चे तो हम मना नहीं कर सकते, है ना, ओके। विधिक व्यक्ति, ओके, एंड विधिक व्यक्ति में कौन कौन आता है, ये हमने कल कंपनी पढ़ा था, वहां देखा था, वो व्यक्ति जिनमें प्राण तो नहीं है बट जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस तुम लोग 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे, विधिक व्यक्ति कौन होता है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पूरा है, जैसे कि कंपनी, ऐसी कंपनी जिसे विधि ने मान्यता दी है, ठीक है, तो ये काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, ओके, कोई निगम, कोई निकाय, ईटीसी, ओके, तो ये सबको भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन और इन सबको जीवित व्यक्ति माना जा सकता है, बट हमने उसके आगे कुछ अपवाद देखा था कि अगर इनसे संबंधित कोई और भी विधि है, इनसे संबंधित, तो उस विधि पर टीपीए प्रभाव नहीं डालेगा, ओके। आई होप मेरी आवाज क्लियर हो। चलो, साथ मैंने एक चीज अभी शुरू किया है
कि हर धारा के साथ उसका एक इम्पॉर्टेंट केस हम अगर कुछ है तो ऐसे वर्णन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो केस हर धारा के साथ रहता ही है, ठीक है, ताकि इन केस अगर हम कहीं पर कोई केस बताना बाद में भूल जाएं तो तुम लोग को कहने को ना मिले, ठीक है। जैसे एक केस हम यहाँ पे देख सकते हैं, कल्याण सिंह वर्सेस श्रीमती बख्तावर सिंह, ठीक है, श्रीमती बख्तावर सिंह। अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर चाहो तो याद कर सकते हो, 1990 राजस्थान का केस है, ठीक है, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1990 राजस्थान का केस है। इस मामले में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक दस्तावेज के माध्यम से, एक व्यक्ति ने क्या किया, देखो तुमको बता रहे, एक व्यक्ति है मान लो एक्स, उसने क्या किया, एक दस्तावेज बनाया। दस्तावेज बनाना मतलब कोई कार्य कर रहा है, उसके माध्यम से प्रॉपर्टी को स्वयं को दिया प्लस अपने अजन्मे बच्चे को दिया। देखो अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने कहा, लेकिन अजन्मे बच्चे को भी मिल सकता है, ये अभी हम टीपीए में आगे देखेंगे, ठीक है, ओके ओके। तो उसने क्या किया, स्वयं को और अजन्मे बच्चे को ट्रांसफर का प्रयास किया। क्या किया, स्वयं को प्रॉपर्टी देने का और अपने एक अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी देने का प्रयास किया, ओके। नाउ देखो अभी हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे, वहां पर अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी दी जा सकती है, लेकिन एक हित बीच में क्रिएट करना होगा, मतलब किसी और व्यक्ति को पहले प्रॉपर्टी में हित देना होगा, जो बच्चे को पैदा होने पर वो देगा। हम लोग वहां पे पढ़ेंगे क्या है ये, ठीक है। डायरेक्टली आप अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा आप अजन्मे बच्चे को डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, बट हाँ स्वयं को आप प्रॉपर्टी दे सकते हो क्योंकि आप जीवित हो और सेक्शन 5 की शर्त को पूरा करते हो, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं सेक्शन 6 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम लोग सिर्फ इसको अभी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और तुम लोग बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में सो सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या अंतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ये दिया हुआ है, ठीक है। और जहां भी टीपी आता है एलएलएम के एंट्रेंस से लेकर नेट के एग्जाम तक एक क्वेश्चन इसमें 100% आता है, ठीक है, ओके। तो टीपीए में क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी भी किस्म की संपत्ति को टीपीए में इस अधिनियम में या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अन्यथा बंदित के सिवाय अंतरित किया जा सकेगा, ओके। तो सेक्शन 6 अब हम पढ़ेंगे और सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक मिनट। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे दूर कर बनाते हैं, है ना, सेक्शन 6 और ठीक है, और इसकी हेडिंग भी यहाँ लिख देते हैं, है ना। सेक्शन 6 बताता है कि टीपीए में क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। और सबसे पहला पैरा हमने पढ़ा, उसमें कहा गया था, लिखा गया था कि किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को, अर्थात चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। ये सामान्य नियम है, ये क्या है, जनरल रूल, ठीक है। टीपीए में जनरल रूल क्या है कि किसी भी संपत्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट जनरल रूल के साथ ही तो अपवाद चालू होता है, तो आ गया अपवाद। तो पहला अपवाद आता है ये रहा, ठीक है, जहां सिवाय लग गया अथवा लग गया,
ये क्या बता देते हैं, अपवाद। तो सबसे पहला अपवाद है, किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना, या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्शन 6 बोल रहा है, वेलकम नेहा, कि सबसे पहले सेक्शन 6 बोल रहा है कि टीपीए में किसी भी किस्म की संपत्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये जनरल रूल है, लेकिन जहां सिवाय लग जाए वो अपवाद हो जाता है। सेक्शन 6 एलएलएम के एंट्रेंस के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, और एलएलबी के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके। सिवाय मतलब अपवाद, तो पहले तो जनरल रूल हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी टीपीए में ट्रांसफर होगी, लेकिन पहला अपवाद बोलता है कि संभावना मात्र, ओके। अगर नेहा मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी बता देना, हम क्लास रोक देंगे, पीछे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं आज। ठीक है, ओके। तो संभावना मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता है टीपीए में। किस चीज की संभावना, कि आप किसी के वारिस होगे, या आपको कोई प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में मिलेगी। ठीक है, या किसी नातेदार के मरने पर आपको कोई सब प्रॉपर्टी मिलेगी। ये सब क्या है, संभावनाएं हैं। तो सेक्शन 6 का पहला क्या है, अपवाद, पहला अपवाद ए में है कि संभावना मात्र का ट्रांसफर आप टीपीए में नहीं करोगे। संभावना मात्र, कैसी संभावना, कि आपको उत्तराधिकार में कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। मान लो एक्स बोलता है एग्जाम्पल के लिए कि जब मेरे पिताजी मर जाएंगे तो मुझे अपने पिताजी की प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में मिलेगी। हो सकता है एक्स इकलौता बेटा हो अपने पिता का, लेकिन टीपीए इसको एक मात्र संभावना मानता है। ठीक है, और अगर एक्स अपने पिता की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का सोच रहा है तो वो मान्य नहीं होगा। यह एक्स कहता है कि मेरी बुआ ने कहा है कि मुझे उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो उत्तराधिकार में, गिफ्ट में, या किसी भी प्रकार से मिल रही है जिसकी मात्र संभावना है। ठीक है, या कोई वारिस बनेगा, मेरे दादाजी खत्म हो जाएंगे तो मैं उनका वारिस बनूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको संभावना मात्र याद रखना है कि संभावना मात्र जो है ट्रांसफर नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट देखते हैं, किसी उत्तरभाव शर्त के भंग होने के कारण पुनः प्रवेश के अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर तदत द्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बोल रहे कोई शर्त है उसके भंग होने के कारण उस प्रॉपर्टी पर पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र। ठीक है, तो हम बता रहे हैं क्या बोल रहा है। दूसरा अपवाद जो है वो है, मान लो तुमको पहले एग्जांपल बता देते हैं फिर हम बताते हैं। ठीक है, सॉरी। तो मान लो कि ए एक किराएदार था। ठीक है, वो बी की संपत्ति पे रहता है। ओके, और कोई शर्त भंग हो गई। ठीक है, ए एक किराएदार है जो बी की संपत्ति पे रहता है और कोई शर्त भंग हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है बी के, एक सेकंड, इन बच्चों को थोड़ा सा हम गेट बंद, देखो इतने दुष्ट हैं, अपने आप ही चुप हो गए, जैसे हम उठ वापस बैठे तो फिर आवाज करने लगे। ठीक है, अब देखो ए है, इसने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी थी, कोई शर्त लगाई थी। ठीक है, मान लो पट्टे पर दिया था। ठीक है, बी ने शर्त भंग कर दी, पट्टा समाप्त हो गया। तो अब उस प्रॉपर्टी को वापस पाने का अधिकार किसका है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ही थी। ठीक है, तो बी कह रहा है कि मालिक के अलावा, शर्त भंग होने पर मालिक के अलावा, ठीक है, जो मालिक है प्रॉपर्टी का, उसके अलावा पुनः प्रवेश का, संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का अधिकार किसी और के पास नहीं जाएगा। आप किसी और को संपत्ति नहीं दे दोगे। ठीक है, ये दूसरा था। ओके, ठीक है,
कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल से पृथकता अंतरित नहीं किया जा सकता। ओके, आप सुखाचार को संपत्ति से हटाकर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तीसरा है। अब देखो सुखाचार क्या होता है। मान लो ये एक्स की जमीन है, ठीक है, और वाई ने इसके बगल यहां पे ऐसे घर बनवा लिया था। एक्स ने चार दीवारी नहीं बनाई। अब जो सड़क थी यहां पर ऐसे थी, सड़क ऐसे थी। एक्स इसी जमीन से 20 साल से आ जा रहा था, ठीक है, कितने साल से? 20 साल से। ओके, क्योंकि दूसरा रास्ता एक्स को कुछ ऐसे पड़ता, ऐसे पड़ता, ठीक है, ऐसे पड़ता, ठीक। 20 साल तक एक्स ने वाई को नहीं रोका, आने जाने दिया। अब एक दिन एक्स वाई को रोकता है कि मेरी जमीन से ना आ जाओ, क्योंकि 20 साल से वाई उसी जमीन पे आ जा रहा है, 30 साल से, ठीक है, 20 साल 30 साल, 20 साल शायद गवर्नमेंट के लिए है, 30 साल प्राइवेट के लिए है, तो जो भी है। तो वाई को एक इस पर अधिकार प्राप्त हो गया है प्रॉपर्टी पे, उसको कहते हैं सुखाचार, ठीक है। और अगर केस बनता है तो एक्स को एक रास्ता वाई को देना पड़ेगा उस सड़क पर पहुंच बनाने के लिए, फ्री में। इस अधिकार को सुखाचार कहते हैं, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट क्या है। अब मान लो बाद में वाई 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 को यहाँ पे सड़क मिल गई, घर के बगल ही सड़क मिल गई, ठीक है, नेशनल हाईवे बढ़िया बन गया और सड़क मिल गई, ठीक है। बट चूंकि वाई को यहाँ पर सड़क मिली हुई है, ओके, एक सड़क यहाँ मिली हुई है, वाई क्या सोच रहा है कि मैं ये वाला अधिकार अपना किसी और को बेच दूं, किसी और को बेच दूं। तो आप जिस प्रॉपर्टी से आपका सुखाधिकार अटैच्ड है उस प्रॉपर्टी से जोड़कर ही आप सुखाधिकार किसी को दे सकते हो, ठीक है। अगर आप अपना घर बेचोगे तो उसके साथ सुखाधिकार बिकेगा। ये नहीं कि आप जो है किसी की प्रॉपर्टी को सुखाधिकार में लिए थे, अब आप उसको किसी और को दे दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आई थिंक सुखाधिकार समझ में आया, नहीं तो सुखाचार हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। चौथा क्या बोलता है। संपत्ति का कोई ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, चौथा देखो, ठीक है, डी डी था ना, प्रॉपर्टी में कोई ऐसा हित है जिसका उपयोग सिर्फ स्वामी ही कर सकता है, तो स्वामी उस हित का ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब हम बता रहे हैं क्या है ये। तो इसको तुम एग्जांपल ले लो, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो आपको सरकारी नौकरी अगर मिली है तो आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपको उससे इनकम हो रही है, लेकिन जिसको सरकारी नौकरी मिली है उसका पर्सनल हित है उसमें, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, ओके। भरण पोषण का अधिकार। अगर किसी को भरण पोषण मेंटेनेंस मिल रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिल रहा हो, ठीक है, अगर किसी को भरण पोषण मिल रहा है तो सेक्शन 6 ई कहता है कि आपको अगर भरण पोषण मिल रहा है, चाहे कानून दिलवा रहा है, किसी भी तरीके से मिल रहा है, आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भैया हमको देने की जगह मेरी बिटिया को दे दिया करो। कोर्ट से ऐसा या समाज से जाके ऐसा नहीं करवा सकते, ठीक है। मुझे देने की जगह मेरे बेटे को दिलवा दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। भरण पोषण का भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते टीपीए में। वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये था। अब बता रहे हैं अगला क्या, ये सब याद होना चाहिए कि क्या क्या अंतरित नहीं किया जा सकता। फॉर एलएलबी तुम 2-4 लिख के छोड़ भी सकते हो टीसी, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगर नहीं रट्टा मारना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के याद रखोगे। एलएलएम एंट्रेंस के लिए सिर्फ बोल रहे हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां पे तुमको सिर्फ फैक्ट दिया रहेगा कि सेक्शन 6 में क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। जैसे वाद लाने का। अब एक्स के खिलाफ अपराध हुआ है, वाई से सिविल केस बन रहा है, क्या बन रहा है, सिविल केस।
ठीक है। और एम का वाई से कोई दुश्मनी है, ठीक है, एम का क्या है, वाई से कोई दुश्मनी है। तो एम क्या कहता है, मैं उससे 20 लाख रुपए ले लो, और जो केस तुम लड़ रहे हो एक्स वाई के खिलाफ, ये केस लड़ने का अधिकार मुझे दे दो, फिर मैं देखो वाई को कैसे सबक सिखाता हूँ। तो वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। वाद लाने का, मात्र वाद लाने का, मात्र क्यों लिखा है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी इसकी परिभाषा है, तो अंदर हमको नहीं जाना, ठीक है। मात्र वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ओके। ये वाला है, ई के बाद एफ। लोकपद पब्लिक ऑफिस हो गया, सरकारी नौकरी मान लो, और ना लोक ऑफिसर का संबलम मतलब कि सैलरी, पेंशन, चाहे वो मिली हो चाहे भविष्य में मिलने वाली हो, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पर सैलरी मान के चलते हैं, ठीक है, संबलम लिखा है तो। लोकपद लिखा है एफ जी। लोकपद, लोकपद में सब कुछ आता है, नेता का पद, पीएम का पद से लेकर सारे सरकारी पद, ठीक है, इसलिए सरकारी नौकरी से लेकर सारा पद, विधायक एमएलए सब, इसका भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ना ही इसके मिलने वाली साथ में सैलरी, तो सैलरी की जगह कुछ हिंदी कुछ लिखा था, इसका भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैं कमा रहा हूँ बट सैलरी मेरे पड़ोसी के खाते में डाल देना है, मेरे भाई के खाते में, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। बट एक केस था, उसमें एक्स था, वो पढ़ रहा था, तो उसके पढ़ते समय भाई ने उसकी मदद की, वाई ने, तब भाई ने उसको वादा किया कि जब नौकरी लगेगी तो मैं तुमको कुछ पैसा, मान लो कि 5 रुपया मंथली दूंगा। लेकिन जब नौकरी लगी तो एक्स ने देने से मना कर दिया, भाई ने केस कर दिया, कोर्ट ने एक्स को जिम्मेदार बनाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी प्रकार की संविदा हो रही थी, ओके। चलो अगला है, और क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो डिफेंस का, EFGH, डिफेंस मतलब आर्म फोर्स जो होती है, आर्मी, ये देखो कहाँ गया, सरकार के सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक, मैंने पहले ही कहा, ठीक है, इनकी जो सैलरी होती है, इनकी पेंशन और सिविल पेंशन, भोगियों के अनुज्ञात और राजनीतिक पेंशन इत्यादि, चाहे डिफेंस के हो या पॉलिटिशियन हो या सिविल हो, कोई भी हो, अगर कोई सरकारी पेंशन पा रहे हैं, उस पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है, उस पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है, ये एच नहीं होगा, ये कुछ तो इसमें था, ठीक है, DDEFG, ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद एक सेक्शन और है, जो कोई अंतरण एक, जहां तक तदद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा है प्रवृत्ति के प्रतिकूल हो, या जो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23, धारा 23 क्या था, विधि विरुद्ध वाला, ठीक है, अर्थ के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए हो, जो ऐसे व्यक्ति की हो जो अंतरित होने से विधिता निरहित हो, नहीं किया जा सकता। अर्थात तुम इसको समझो कि अगर कोई ट्रांसफर विधि विरुद्ध उद्देश्य इत्यादि के लिए हो रहा है तो ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लास्ट वाला सेक्शन ये वाला बात करता है कि किसी ऋणी को धोखा देने के, ये पढ़ के एक बार बता देते हैं, इस धारा की बात कोई भी अभी अधिभोग का अनंतरणीय अधिकार रखने वाले किसी अभिधारी को उस संपदा के फार्मर को जिस संपदा के लिए राजस्व देने में व्यतिक्रम है, या किसी प्रतिपाल अधिकरण के प्रबंध के अधीन किसी संपदा के पट्टेदार को, ऐसे अभिधारी को फार्मर या पट्टेदार के नाते अपने हित का समानुदेशन करने के बारे में प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये सीधी सी बात कर रहा है कि यह धारा व्यापार को बढ़ावा देती है, लेकिन किसी भी प्रकार से इसका दुरुपयोग रोकती भी है, ठीक है।
और किसी भी प्रकार से किसी ऋणियों को धोखा देने या अवैध उद्देश्य या अयोग्य व्यक्ति के ट्रांसफर के लिए मना करती है। ओके, चलो तो ओके, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हम देखते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं। सो हमने शुरू किया चैप्टर 2। ओके, एंड चैप्टर 2 कहता है कि संपत्ति के ट्रांसफर की बात करता है और जंगम या अचल मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों संपत्ति की बात करता है। ठीक है, ओके। सेक्शन 5 में संपत्ति के अंतरण की परिभाषा दी है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बताता है कि संपत्ति का अंतरण क्या है। तो कल वाली परसों वाली क्लास में भी हमने देखा था कि संपत्ति का अंतरण क्या है, कार्य है। जब पक्षकारों के कार्य द्वारा कोई कार्य संपत्ति अंतरण होता है तो उसको संपत्ति का अंतरण कहेंगे। ठीक, बट ये परिभाषा कर दे रहा था और हमने परिभाषा पढ़ी थी, रिवीजन कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति जो कि जीवित है किसी कार्य द्वारा किसी दूसरे एक व्यक्ति को जीवित है या एक से अधिक व्यक्ति को जिसमें से हर व्यक्ति जीवित है या स्वयं को, ओके, या स्वयं को और अन्य व्यक्तियों को जो जीवित हैं किसी कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण करता है तो उसको संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों में नेचुरल व्यक्ति तो आएंगे जैसे हम लोग, और विधिक व्यक्ति भी आएंगे जैसे कंपनी, निगमन इत्यादि। विधिक व्यक्ति हम लोग 4th सेमेस्टर में ज्यूरिस्प्रूडेंस में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कल्याण सिंह वर्सेस श्रीमती बख्तावर सिंह का। इसमें एक व्यक्ति ने क्या किया, प्रॉपर्टी खुद को और अपने एक अजन्मे बच्चे को ट्रांसफर करने की कोशिश की। अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, सेक्शन 13 में हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वो आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पता होना चाहिए कि क्या अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो सकती। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, बीच में हित क्रिएट करना पड़ता है। केस गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा जो आपने स्वयं को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो तो आपने सेक्शन 5 का पालन किया है, वो मान्य है, बट अजन्मे बच्चे को आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते और वो वाला अमान्य होगा। ओके, फिर हम चलेंगे सेक्शन 6 पर और सेक्शन 6 में हम देखेंगे कि टीपीए में सॉरी किस चीज का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो टीपीए में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला पैरा बोलता है चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कुछ भी हो, तरल हो, द्रव्य हो, गैस हो। ठीक है, ये जनरल रूल है। उसके बाद लिख देता है सिवाय। सिवाय मतलब अपवाद, तो अपवाद हमको याद होने चाहिए। सबसे पहला होता है संभावना मात्र। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में मिलने वाली है, चाहे वो आपके पिता की प्रॉपर्टी हो या आप किसी के वारिस होने वाले हैं, 100% श्योर है कि आप होने वाले हैं, लेकिन उसको कागज नहीं बना है। ठीक है, कागज बना भी है लेकिन कागज बदला भी जा सकता है क्योंकि वसीयत बदली भी जा सकती है। फिलहाल वसीयत यहाँ पे टीपीए में नहीं आएगा। अगर वसीयत संबंधी कोई भी चीज है तो टीपीए में लागू नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखना है। तो संभावना मात्र अगर है तो वो और वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो टीपीए में लागू नहीं होगा। ठीक, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी शर्त पे किसी व्यक्ति को दी गई थी, उस व्यक्ति ने उस शर्त का भंग कर दिया तो वो मालिक को ही वापस जाएगी। ठीक है, पुनः प्रवेश या पुनः प्राप्त करने का अधिकार ना, इसके ला गया। हम इसका क्या बताइए, हमसे हटता है नहीं, पता नहीं क्यों आ जाता है बस। ठीक है, ठीक है, हट गया। सुखाचार। सुखाचार मतलब किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई सुख ऐड है, कोई अन्य प्रॉपर्टी का सुखाचार ऐड है तो उस प्रॉपर्टी के साथ ही वो जाएगा, आप उसको अलग से नहीं बेच सकते। ये भी मैंने अभी जस्ट समझाया था। ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई पर्सनल हित है स्वामी का, ठीक है, तो वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, खुद यूज कर सकता है बट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी को भरण पोषण कानून के द्वारा या किसी भी प्रकार से मिल रहा है तो भरण पोषण भी किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके बाद एफ आता है। एफ बोलता है
कि सिर्फ केस करने का अधिकार, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे। उसके बाद आता है अगर आपके पास कोई सरकारी नौकरी लोकपद है तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लास्ट वाला सेक्शन बोलता है, लास्ट नहीं एच बी बोलता है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त होती है, चाहे वो आर्मी में, सेना में रहने के कारण की राजनीतिक पेंशन है या सिविल पेंशन है, ठीक है, कुल मिला के गवर्नमेंट पेंशन आप प्राप्त कर रहे हो तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं करोगे। उसके बाद एच आई जे आता है एंड आई जी बात करता है कि इसके बाद का दो सेक्शन कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना इसका उद्देश्य है। ओके, सो ये था हमारा दो सेक्शन, सेक्शन 5, 6, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके आगे नहीं जाएंगे। नॉर्मली अगर सिर्फ हमको शॉर्ट में पढ़ाना हो तो टीपीए इन वन शॉर्ट 1 घंटे 2 घंटे क्लास होती है, बट मेरा एक ही टॉपिक एक सेक्शन 20 से 25 मिनट लेता है, ठीक, इसके आगे नहीं जाएंगे। ये दोनों सेक्शन उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना तुम्हारा पूरा चैप्टर एलएलबी का, ठीक है, सॉरी टीपीए का। आगे भी सेक्शन हम देखेंगे, लेकिन अगर तुमको टीपीए का सेक्शन 5 और 6 नहीं आता तो तुमको टीपीए नहीं आता, ठीक है, इतना याद रखना। सो रुको, रुक जाओ, हम बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 5 and 6, ओके।